तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। मैं दीक्षित कोचिंग सेंटर की ओर से आपसे एक दीक्षित आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी लेके आया हूं। मैं आपको यहाँ पे बेसिक से लेके सभी एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा और आपके सारे डाउट्स बच्चों खत्म हो जाएंगे। बस जरूरत है तो आपकी मेहनत की। कहते हैं बच्चों, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप अपने भविष्य में कुछ बेहतर करेंगे और अपने सपनों को पूर्ण करें। समांतर श्रेणी क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी को जानने से पहले प्यारे बच्चों आपको अनुक्रम यानी सीक्वेंस के बारे में जानना जरूरी है। क्या होता है सीक्वेंस? बच्चों अगर सीक्वेंस की बात की जाए, अनुक्रम की बात की जाए, अगर मैं कह दूं कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग लिख दो तो बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक, एक का स्क्वायर एक, दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, 25। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? सीक्वेंस यानी अनुक्रम है। ठीक है, या क्यू भी लिखने के लिए कहा जाए तो 1, 8, 27, 64, 125। तो बच्चों ये ऊपर जो दिख रहा है आपको प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, नीचे जो दिख रहा है ये प्राकृतिक संख्या का घन है। ठीक है, और इसी को आप क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? अनुक्रम के अंतर एक क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी आती है। अब समांतर श्रेणी क्या है बच्चों? वह अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक अगला पद पिछले पद को छोड़ के, ठीक है, एक क्या हो जाएगा? कुछ ज्यादा होता है, या क्या हो जाएगा? एक निश्चित संख्या कम होती है। ठीक है, जो अगला पद है पिछले पद से एक निश्चित संख्या ज्यादा होता है या कम होता है। चलो इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। मैं आपको एक संख्या लिखता हूं, जैसे आप सभी को दो की टेबल क्या हो जाएगा? आती होगी बच्चों। ठीक है, दो की टेबल सभी बच्चों को आती होगी, तो मैं लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप यहां पे देख रहे हैं बच्चों, जो हमारा अगला पद है ये हमारा पहला पद है और ये हमारा क्या है? अगला पद है। तो हर अगला पद पिछले पद से दो ज्यादा है। हर अगला पद पिछले पद से ज्यादा है, मतलब ये जो हमारे पास आ रहे हैं ये सब क्या हो जाएगा बच्चों? दो बढ़ते जा रहे हैं। सब में कितना इंक्रीज हो रहा है? दो और दो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसी अनुक्रम को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जरूरी नहीं है दो बढ़ना, चार भी बढ़ सकता है, 10 भी बढ़ सकता है, पर एक निश्चित संख्या बढ़ेगी। अगर चार बढ़ रहा है तो सभी अगले पदों में चार चार बढ़ेगा। अगर पांच बढ़ रहा है तो सभी अगले पदों में पांच पांच बढ़ेगा। अगर तीन कम हो रहा है तो सभी अगले पदों में तीन तीन कम होगा। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं बच्चों? समांतर श्रेणी। ये जो आपको प्राप्त होगी बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कह देंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक ये बात क्लियर है? एक दो एग्जांपल्स की और ले लेते हैं हम आपके लिए। जैसे बच्चों एक एग्जांपल मैं आपके लिए और लेता हूं, 5, फिर 8, फिर 11, फिर बच्चों 14, फिर 17 और फिर 20, फिर 23। ठीक है, तो सब में बच्चों आप देख रहे हो कि इन सभी में कितना बढ़ता चला जा रहा है। अगर इसमें सभी में देखे जाए तो बच्चों इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, सब में क्या है? 3 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? 3 प्लस हो रहा है। ठीक है बच्चों,
तो ये जो हमें प्राप्त हुई है इसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। एक निश्चित संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, या एक निश्चित संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। अब बच्चों जैसे मैंने आपको यहां पे लिख के दिया, क्या लिखा है, 5, फिर क्या लिखा है 8, फिर क्या लिखा है 11, फिर क्या लिखा है 14, फिर क्या लिखा है 17, और फिर क्या लिखा है 20। ठीक है, आगे भी लिखा है 23, आगे इसी प्रकार आते जाएंगे। तो देखो जो आगे सबसे लिखा हुआ है बच्चों, उसे हम पहला पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पहला पद, जिसे आप क्या है, ए या A1, ए भी कह सकते हैं और A1 भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो दूसरे नंबर पे है उसे हम द्वितीय पद, द्वितीय पद A2 कहते हैं। द्वितीय पद किसे कहते हैं बच्चों, A2। तो A1 की जो वैल्यू है बच्चों हमारे पास 5 मिली है, और A2 की वैल्यू हमारे पास 8 मिली है। और जो तीसरा पद है बच्चों उसे हम बोलते हैं तृतीय पद, और उसे निरूपित किया जाता है A3 से। तो A3 की वैल्यू जो है, या A3 का जो मान है वो क्या है, 11 है। जो पहले स्थान पे है वो A1 है, जो दूसरे स्थान पे है वो A2 है, जो तीसरे स्थान पे है वो A3 है, जो चौथे स्थान पे है वो A4 है। इसी प्रकार ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, A1 को A से और A1 दोनों से निरूपित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आती है बच्चों सार्व अंतर। क्या, सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर। तो बच्चों सार्व अंतर समझने के लिए हमें दो पद मिल गए क्रमागत। क्रमागत क्या मतलब क्या हो जाएगा, एक एक के बाद दो, या 10वां 10वें के बाद 11वां पद। उन पदों को हम क्या बोलते हैं, क्रमागत पद। ठीक है, कंजुकेटिव टर्म्स। तो क्रमागत पद में अगर आपके पास क्रमागत A2 में से आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया जाए, क्रमागत होने चाहिए। ठीक है, क्रम अनुसार, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इन्हें हम क्रमागत बोलते हैं। ठीक है, 10 के बाद 11। तो आगे वाले में से पीछे वाला माइनस किया जाए, तो आगे वाला हमारा कौन सा है बच्चों, जैसे ये आपका A1 है और ये आपका A2, तो A2 में से क्या माइनस किया जाए, A1 माइनस किया जाए। तो जो हमें मान मिलेगा वो क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से निरूपित किया जाता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो देखें ये हमारा क्या आ गया बच्चों, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सार्व अंतर। अब ये किसी के लिए भी निकाल लो, जैसे हमारे पास यहाँ पे कई वैल्यू है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है। अगर आप ये चाहें कि A6 में से A5 घटा दें, और अगर ये समांतर श्रेणी है तो इनका कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर एक समान आएगा। तो देखते हैं बच्चों, यहां पे हम, ये हमारा A1, A2, A3, A4, A5, A6। A6 की वैल्यू हमें 20 मिली और A5 की वैल्यू हमें मिली 17। तो बच्चों आप क्या देखेंगे, 20 में से 17 गए, कितना आ गया, 3। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी बच्चों को यहां से ये बात क्लियर हो गई होगी कि AP क्या है। ठीक है बच्चों, उसमें पहला पद कौन सा होता है, दूसरा पद कौन सा होता है, ठीक है, चौथा पद कौन सा होता है, पांचवा पद कौन सा होता है, और सार्व अंतर किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पहला पद निकाल लिए, दूसरा पद निकाल लिए, तीसरा पद निकाल लिए, चौथा पद निकाल दिए, पांचवा पद निकाल दिए। तो इनमें देखो एक चीज देखने के लिए है आपको बच्चों, जो हमारा पहला पद है वो 5 मिला, जो दूसरा पद है बच्चों
वो हमें कितना मिला था, 5 प्लस 3। जो तीसरा पद है वो क्या मिला बच्चों, 5 प्लस 3 प्लस 3। और जो चौथा पद है बच्चों वो क्या मिला, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। और जो पांचवा पद है बच्चों वो क्या मिला, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। और जो छठा पद है बच्चों वो क्या मिला, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 3। और जो सातवां पद है बच्चों वो क्या मिला, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 3। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां से मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान से सभी बच्चे समझिएगा कि बच्चों जो हमारा पहला पद है वो आपको 5 था, जो दूसरा था वो 8 था, तीसरा 11 था, ये 14 था, और ये बच्चों 17, और ये 20, और ये 23 था। ठीक है। और बाकी बच्चों अगर आपसे कह दिया जाए कि 50वां पद निकालो, 7 पद में देखो बच्चों हमने इतनी मेहनत करी, अगर मैं कह दूं 50वां पद निकालो तो क्या ऐसे निकालते रहोगे, बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा, या संभव ही नहीं होगा। 1000वां पद निकालने के लिए कह दिए तो 2-4 मिनट का क्वेश्चन है, आप लगा दिए 15 मिनट, वो भी उससे भी ज्यादा लगा दिए, सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, एक फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है, वो इसी से आपको समझ में आएगा। देखो जो पहला पद है बच्चों वो A1 है ना, वो क्या है बच्चों, A1, और A1 ही क्या था, आपका A था। अच्छा, जो दूसरा पद है बच्चों A2। अच्छा बच्चों देखो ये 3 क्या है, अभी मैंने पीछे सिखाया है आपको, ये 3 क्या है बच्चों, 3 क्या था हमारा, क्या है 3 हमारा, D। 3 क्या है हमारा, D है। तो देखो इस दूसरे पद में क्या हुआ है, ए हमारा क्या है, 5 है, A प्लस D। आई बात समझ में। दूसरा पद क्या है, A प्लस D। तीसरा पद ध्यान दे बच्चे सभी, तीसरे पद में क्या है बच्चों, A है, एक बार A, और D कितने बार है, एक D। कितने D हो गए बच्चों, एक D और एक D। तो मैं इसको एक D और एक D को जोड़ के क्या लिख दूं, 2D लिख दूं। हाँ बच्चों, क्या लिख दूं, 2D। और चौथे पद में बच्चों A और कितनी बार D है, 1 2 3, कितनी बार D है बच्चों, 3D। और पांचवें पद में देखो बच्चों कितनी बार D है, 1 2 3 4, कितनी बार D है, 4D। छठे पद में कितनी बार D है बच्चों, 5। और सातवें पद में कितनी बार D है बच्चों, 6। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि बच्चों हम जो भी पद निकाल रहे हैं, जो भी पद निकाल रहे हैं उससे A है और उससे एक कम D है। अगर 7वां निकालें तो A प्लस 6D है, 5वां निकालें तो A प्लस 4D है। अगर मैंने बोला था 50वां निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, 50वां निकालना है, तो A प्लस 49D। क्या आ जाएगा, A प्लस 49D। आगे बस समझ में। तो आपको कोई भी नंबर दे दे, कोई भी नंबर दे दे कि n पद निकालने हैं आपको, कि Anवां पद क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, भैया आपने बताया तो है कि जितना भी पद दे रखा होगा उससे एक कम D। ठीक है बच्चों। तो A प्लस, अब n कितना है, n है, तो n-1D, A प्लस n-1D, ये आ गया आपका Anवां पद। और बच्चों यही आपका एक फॉर्मूला भी है जो आपका बहुत यूज होगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो सभी बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग ये समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कहां से हम लेके आए। अब जैसे A 50वें पद के लिए हम बात भी कर ले कि A 50वां पद कितना होगा, A 50। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, A प्लस 49D। A की वैल्यू बच्चों हमारे पास 5 थी, 49 और D की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आई है, 3। तो गुणा कर लेते हैं,
9 त्रिक 27 की 7 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 और 2 बच्चों 14 और प्लस में 5। ये अगर ऐड करते तो बच्चों कितना आ गया 152। ए 50वां पद कितना आ गया बच्चों 152। आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता, मतलब बार बार इतना कैलकुलेशन नहीं करी और 2 मिनट में आपके पास क्या है बच्चों आंसर मिल गया। आगे बात समझ में चले, यहां तक सभी बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने ये फॉर्मूला प्राप्त किया है। अब आपको कोई भी किसी भी प्रकार से कह दे कि ए 100वां पद बताओ, तो आप क्या लिखोगे ए 100, ए प्लस में 99 डी। हाँ बच्चों, कह सकता है कि नहीं कह सकता? हाँ, यह कह दे कि क्या हो जाएगा 1000वां, वो 500वां पद कौन सा होगा, तो क्या लिखोगे ए 500, ए प्लस 499 डी। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर आ गई सभी को समझ में? यहां से तो बच्चों हमने पद का मान निकालना सीख लिया कि 50वें पद का मान क्या होगा, 500वें पद का मान क्या होगा, 1000वें पद का क्या मान होगा। पर अगर पद दे दे और पूछे इस पद की संख्या क्या होगी, पद का मान दे दे, जैसे बच्चों यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि कह दे 23 है। ठीक है, 23 किस पद का मान है? 7वें पद का मान क्या है 23 है। 7वें पद का क्या मान है 23 है। तो अगर कोई वैल्यू दे दे, ठीक है, कि इस पद का मान, या आपको एक संख्या दे दे, चलो मैं लेके देता हूं आपको, एक संख्या ले लेते हैं 158। क्या बच्चों 158। अगर ये दे दे कि 158 किस पद का मान है, 158 किस पद का मान है, तो बच्चों हमारे पास जो एपी है वो 3, सॉरी क्या है 5, 8, 11, 14 और ये कितना बोला बच्चों 158। 158 किस पद का मान है, तो ए एन बच्चों हमारे पास क्या हो गया 158। और ए एन का मैंने फॉर्मूला बच्चों आपको बनाना सिखा दिया है, ये रहा ए एन, ए प्लस में एन माइनस 1 डी। तो यहां पे हम फॉर्मूला लिख दें पहले ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन की वैल्यू बच्चों कितनी दे दी है 158। ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास जो आगे लिखा होता है वो ए, और डी आप सभी को क्या हो जाएगा बच्चों मैंने निकलवाया ही है कि क्रमागत में आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो, यानी 8 में से 5 चले गए, कितना आया बच्चों हमारे पास 3। तो 158 5, ये 3n और ये -3 बच्चों, ये 158 5 में से 3 चले गए बच्चों, 2 बचे और 3n, ये 2 इधर प्लस के हैं, इस तरफ आके हमारे पास माइनस के। 158 में से अगर 2 चले जाते हैं बच्चों तो 156 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे 156, 3n। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, 3n किसके बराबर है बच्चों 156 के बराबर है, तो n का जो मान होगा 156 बटे में 3, डिवाइड करते हैं बच्चों, ये 5 और ये 2 52, यानी 52वें पद का जो मान होगा, जो 52 पद का मान होगा, 52वें पद का मान होगा वो कितना होगा 158, यानी A52 की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो कितनी मिलेगी 158। तो आप यहां से क्या समझे कि बच्चों यहां से कोई आपको पद दे रखा है तो उसका मान निकाल सकते हैं, अगर कोई मान दिया होता है तो उसकी पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहां तक सभी बच्चों को मेरे समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्मूला बना, ठीक है, क्या सारवंतर होता है, क्या और
कैसे a प्लस एन माइनस वन डी का आपको फॉर्मूला प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए बच्चों, अगर यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो हम आगे की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी के प्रकार। अच्छा बच्चों, इसके प्रकार भी कई रूप होते हैं। सबसे पहले परिमित समांतर श्रेणी क्या होती है बच्चों? कौन सी? परिमित समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी जिसमें परिमित संख्याएं, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। कहने का क्या अर्थ है बच्चों? अगर मैं एक संख्या लिखूं, जैसे ये आपको लिखी हुई है 5, 10, 15, 20, 25, 30, अंतिम दे रखा है, मतलब कहां तक गई है ये श्रेणी? 100 तक गई है। 100 के आगे क्या हो जाएगा? ये नहीं गई है, मतलब रुक गई है। या दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, कहां तक? 50 तक। तो बस ये जाके 50 तक जाके क्या है? रुक गई है ना। 50 के बाद 52 तो नहीं आना है इसमें ये। तो ऐसी श्रेणी को हम क्या है? परिमित समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? जिसमें पदों की संख्या बच्चों एक निश्चित होती है। पदों की संख्या क्या हो जाएगी? निश्चित होती है। उससे हम क्या कहते हैं? परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। और अपरिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं बच्चों? अपरिमित समांतर श्रेणी, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है 10, 20, 30, 40, 60। अब इस पे डॉट लगा दे, 1, 2, 3 डॉट लगा दे। आगे आते ही जाएंगे, पहले 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80, 90 है, 100, 110, 120, 130, 140, मतलब समाप्त होने का ये नाम ही नहीं ले। तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित समांतर श्रेणी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और बच्चों ये खत्म नहीं हो रहे तो हमने क्या लगा दिए? डॉट लगा दिए कि आगे इसी प्रकार और भी आते चले जाएंगे। तो ऐसी श्रेणी को हम क्या है? अपरिमित समांतर श्रेणी के रूप से जानते हैं। तो श्रेणियों के बच्चों मैंने आपको यहाँ पे 2 प्रकार बताए। एक जिसका अंतिम पद होता है, इसका अंतिम पद बच्चों कितना है? 100 है। ठीक है, इसका अंतिम पद क्या है? 100 है। आपकी एनसीईआरटी में बच्चों अंतिम पद को या तो an का रूप दिया गया है, अंतिम पद को इन्होंने an कह दिया है, अथवा आप उसे L लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो जो परिमित समांतर श्रेणी होगी उसमें अंतिम पद आपको पता होगा, परंतु जो अपरिमित समांतर श्रेणी होगी उसका अंतिम पद क्या हो जाएगा? नहीं होगा। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? चलो अगले पे आते हैं। मैंने अभी बच्चों ये समझा दिया है आपको कि कैसे, कि अगर मैं A1 को हम क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। A2 को हम क्या बोलते हैं? A प्लस डी बोलते हैं। A3 को हम क्या बोलेंगे? A प्लस 2D बोलेंगे। A4 को हम क्या बोलेंगे? A प्लस 3D बोलेंगे। A5 को हम क्या बोलेंगे? A प्लस 4D बोलेंगे। ठीक है, A10 को हम क्या बोलेंगे? A प्लस 9D बोलेंगे। A1000 को हम क्या बोलेंगे बच्चों? A प्लस 999D बोलेंगे। ठीक है, an को क्या बोलेंगे बच्चों? A प्लस 1 कम n माइनस 1D बोलेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद यानी व्यापक पद को हमें समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से पता लगता है। यानी ये वाला पद हमें कैसे प्राप्त हुआ? इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है सभी को? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी 5.1 का पहला क्वेश्चन आ गया है। और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से समझे। सही बच्चों को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्थितियां संबंध एपी, बच्चों ये एपी लिखा हुआ है कि कौन सी एपी है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक मोटरसाइकिल के लिए 15 रुपए।
मतलब जो बच्चों प्रथम किलोमीटर आपको चलना है, प्रथम प्रथम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, A1, तो उसके लिए आपको कितने रुपए देने हैं, 15 रुपए देने हैं, ठीक है। और फिर जबकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के, मतलब पहला किलोमीटर चले, पहला किलोमीटर क्या हो जाएगा, आप चले तो आपने कितने रुपए दे दिए, 15 रुपए दे दिए पहले किलोमीटर के लिए, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए। अगर अब दूसरा किलोमीटर चलते हैं तो आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा बच्चों। क्या देना पड़ेगा, अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त कितने, 8 रुपए। किसके, पहले के लिए 15 और दूसरे के लिए 8। तो फर्स्ट टर्म बच्चों आपके पास 15 आ गई, और A2 जो आया आपके पास बच्चों क्या आया, 15 प्लस में 8, ठीक है। और ऐसे ही और अगला पद चला आपने, तो आपको कितने देने पड़े, 15 प्लस 8 प्लस 8। और आगे आपने चले तो आपको कितना देना पड़ा, 15 प्लस 8, 8 प्लस 8, ठीक है बच्चों। तो देखो ये तो आपका 15 ही हो गया, और ये कितना हो गया, 23, ये बच्चों कितना हो गया, 31, और ये बच्चों कितना हो गया, 39, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये एपी है कि नहीं है, ये चीज आपको क्या हो जाएगा, दर्शानी है बच्चों, कि एपी है कि नहीं है। देखो बच्चों, जो प्रथम पद है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। जो प्रथम पद है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। और जो एक निश्चित संख्या बढ़ रही है, निश्चित संख्या कितनी बढ़ रही है, 8 बढ़ रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सारवंतर डी। क्या बोल रहे हैं, सारवंतर डी। तो ये क्या हो गया, ए प्लस डी हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों, ए डी प्लस डी कितना हो गया, ए प्लस 2डी हो गया। और ये क्या हो गया, ए प्लस 3डी हो गया। तो ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये क्या दिख रहा है आपको, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, इससे आने वाला अगला पद ए प्लस 4डी, इससे आने वाला अगला पद ए प्लस 5डी, दिख रहा है ना बच्चों। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि हर अगले पद में 8 क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। सभी में अतिरिक्त कितना बढ़ता जा रहा है, 8 बढ़ता जा रहा है। चलो बच्चों, किसी भी बेलन के सिलेंडर में हवा की मात्रा मौजूद होती है, जबकि वायु निकास वाला पंप हर बार बेलन की 1/4, ठीक है। मतलब बच्चों जितनी भी वायु इसमें भरी हुई है उसका 1/4 हिस्सा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकाल देता है। तो ये बताना है बच्चों आपको एपी है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, मान ले हम पंप में कितनी वायु भरी है, पंप में वायु भरी है, पंप में वायु भरी है बच्चों V। कितनी भरी है, V। अब इसका 1/4 तो बाहर निकाल देगा। मैं कह दूं कि बच्चों आपके पास 100 रुपए हैं और 1/4 हिस्सा आपको अपने मित्र को देना है, ठीक है। आपके पास कितने रुपए हैं बच्चों, 100 रुपए हैं, और अपने मित्र को जितने भी आपके पास रुपए उसका 1/4 हिस्सा देना है। तो बच्चों 1/4 गुणे 100, तो ये बच्चों कितना आ गया, 25। यानी आपको अपने मित्र को कितने रुपए देने हैं, 25 रुपए आपको अपने मित्र को देने हैं। तो आपके पास कितने रुपए रह जाएंगे, 75 रुपए रह जाएंगे। फिर मैं यही कह रहा हूं कि जितने क्या हो जाएगा आपके पास बच्चे हैं उसका 1/4 अगले मित्र को देने हैं, उसका 1/4 क्या हो जाएगा, अगले मित्र को देना है। तो बच्चों यहां पे देखो, अगर मैंने प्रथम पद को ए माना और द्वितीय पद हमारे पास क्या होगा, V माइनस 1/4 V, V माइनस 1/4
वी। तो बच्चों जो A2 हमें प्राप्त हो रहा है V/4, अगर एलसीएम ले लूं मैं तो 4, ये बच्चों कितना 4V-V कितना होगा बच्चों 3V/4 कितना होगा बच्चों 3V/4। चलो इससे अगले पद पे पहुंचते हैं भाई। अब मैं कह रहा हूं बच्चों कि आपको अगले मित्र को, अब आपके पास जितना बचा है उससे अगले मित्र को भी 1/4 हिस्सा देना। तो आपके पास बचा कितना है 3V/4 और अगले मित्र को कितना देना है आपको, जितना आपके पास है उसका चौथाई हिस्सा। तो ये क्या बच्चों A3 3V/4 3V/16। तो यहां बच्चों एलसीएम कितना आ गया 16। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 12V। कैसे 4 और 16 का एलसीएम बच्चों 16 आ गया, 4 से भाग करोगे 16 को 4, 4 गुणे 3 12V। फिर किस चीज का निशान बच्चों माइनस का, 16 से 16 डिवाइड हो जाएगा, आपके पास क्या प्राप्त होगा 1, 1 का गुणा 3 से 3V। तो A3 क्या आ गया बच्चों आपके पास 9V/16। ठीक है बच्चों। और फिर अगले मित्र को आपको क्या देना है, अगले मित्र को आपको क्या देना है इसका 1/4। तो यहां से आपको बस बच्चों ये पूछा है कि ये एपी है कि नहीं, यही से हम समझ सकते हैं कि ये एपी है कि नहीं। बड़े ध्यान से देखने की बात है बच्चों। हमारे पास ए जो है वो वी है, ठीक है, और हमने पहला जो क्या नाम द्वितीय पद निकाला उसमें से कितना माइनस हो रहा है 1/4V। कितना माइनस हो रहा है 1/4V माइनस हो रहा है। तो अगले में भी कितना माइनस होना चाहिए था, अगले में भी कितना माइनस होना चाहिए था 1/4V माइनस होना चाहिए था, परंतु यहां पे कितना माइनस हो रहा है 3V/16 माइनस हो रहा है। सभी में एक समान माइनस होना चाहिए था, परंतु यहां पे क्या है विपरीत माइनस हो रहा है कि नहीं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि सब में कितना बड़ा है, ए अगर 15 है तो सब में 8 8 बढ़ता जा रहा है, 8 बढ़ा है, 2 बार 8 बढ़ा है। तो ऐसे ही इसी प्रकार इसमें भी सभी पदों में कितना माइनस होते चला जाना चाहिए था बच्चों 1/4V माइनस होना चाहिए था। तो ऐसा तो नहीं हुआ, यानी A1 बच्चों जो आपका प्राप्त हुआ वो आपका V है, जो A2 बच्चों आपको प्राप्त हुआ वो क्या है 3V/4 है, और जो A3 है बच्चों आपको वो 9V/16 है। ठीक है, क्या है 9V/16। तो बच्चों ये एपी नहीं है। अगर जिन बच्चों को और भी आगे चेक करना है कि भैया अभी भी हमें डाउट है, नहीं समझ पाए इसमें कि A1 A2 और A3 तो निकाल लिया पर आगे हमें समझ नहीं आ पाया कि ये कैसे नहीं है, तो बच्चों मैंने आपको एक तरीका और बताया है कि D जो होता है बच्चों वो क्या होता है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। यानी अगर ये इक्वल आ जाते क्या A2 माइनस A1 इक्वल आ जाते हैं A3 माइनस A2 के, तब तो ये AP है, अन्यथा ये AP नहीं है। तो यहां से देखेंगे बच्चों हमारे पास V में से 3V/4 जाएगा, V में से 3V/4 जाएगा, सॉरी A2 हमारे पास 3V है, थ्री वी बाय 3V/4 में से V जाएगा और 9V/16 में से 3V/4 जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रहा। ठीक, अगर ये बराबर आ जाता है तो ये भी है, परंतु ये बराबर नहीं आएगा। जिन भी बच्चों को डाउट्स है उनके लिए करके दिखा दिया जाता है। ये क्या हो जाएगा बच्चों बराबर नहीं आएगा। कैसे कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4, 3V और ये 4V, ये बच्चों कितना आ गया 16, ये 9V, 4 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 4 4 3
12v, ये -v/4 और ये आ गया बच्चों -3v/16। यह समांतर श्रेणी या एपी नहीं है। सभी बच्चों को यहां तक समझ आ गया होगा। हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा समझने मात्र की देरी है। क्या क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन में बड़े प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद आप एक कुआं खोदने जा रहे हैं। ये रहा भाई आपका कुआं, ठीक है। और जैसे ही आप 1 मीटर खोदते हैं, जैसे ही क्या हो जाएगा, आप 1 मीटर खोदते हैं तो बच्चों आपका वो प्रथम पद होगा। प्रथम पद को हम ए भी कहते हैं। तो कितने रुपए की लागत लगती है? 150 रुपए की। तो पहला जब 1 मीटर खोदा आपने तो कितने रुपए देने पड़े बच्चों? 1 रुपए, ठीक है। आगे 1 मीटर खोदा तो कितने रुपए देने पड़े आपको? 150 रुपए। फिर अगला 1 मीटर आप खोदते हैं, फिर अगला 1 मीटर आप खोदते हैं तो 50 रुपए और दे देते हैं। कितने रुपए दे देते हैं? तो बच्चों यहाँ पे क्या A2 आपका क्या आया? 150 प्लस में 50। ऐसे ही फिर अगला एक खोदते हैं तो 150 प्लस में 50 और प्लस में 50। फिर आगे आप किसी प्रकार खोदते हैं तो 150, 50 और 50 और 50। तो बच्चों ये आपके पास क्या है? 150 रुपए। ये कितना आ गया? 200 रुपए। ये कितना आ गया? 250 रुपए। और ये कितना आ गया बच्चों? 300 रुपए। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है बच्चों, कि ये तो बच्चों ए है और ये क्या है? ए प्लस बी। क्योंकि हमारे पास क्या है? एक निश्चित संख्या क्या बढ़ी है? 50। क्या बढ़ी है बच्चों? 50। तो ये कितना आ गया? ए और प्लस में डी। यहाँ पे क्या आ गया? ए और प्लस में 2d। ये क्या आ गया बच्चों? ए प्लस में 2d। उससे वाले अगले वाले में क्या आ गया? ए प्लस में 3d। उससे अगले वाले में क्या आ जाएगा? ए प्लस 4d। उससे अगले वाले में क्या आ जाएगा? ए प्लस 5d। तो हमें यहां देखते ही पता लग रहा है कि जो हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे ही वो किस रूप में है? ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो यह समांतर श्रेणी है, यह एपी है। यहां भी समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, पर बच्चों को ये क्या हो जाएगा? हार्ड लगता है। इसका मुख्य रीजन बच्चों ये है कि आपने क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज क्या है? पढ़ा नहीं हुआ। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा? आप चक्रवर्ती क्या हो जाएगा? ब्याज का फॉर्मूला लगा दें बच्चों। वो क्या होता है? पहले वर्ष बच्चों आपके पास कितना मूलधन है? 10,000 रुपए है, और अगली बार आपको ब्याज कितने % का लग रहा है? 8% वार्षिक। तो दूसरे वर्ष आपको कितनी राशि देनी पड़ेगी? दूसरे वर्ष आपको कितनी राशि देनी पड़ेगी? तो बच्चों देखो, 10,000 तो आपको देने ही पड़ेंगे, साथ में क्या हो जाएगा? आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखे समझे बच्चों, ब्याज का जो फॉर्मूला होता है I = P गुणे R गुणे T बटे में 100। ये क्या है? साधारण ब्याज का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है। पहले वर्ष क्या हो जाएगा? आपको 10,000 रुपए, ठीक है। मतलब शुरुआत में आपका जो पहला पद है वो 10,000 रुपए। जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ तो आपको क्या हो जाएगा? इतना ब्याज और देना पड़ेगा। तो बच्चों P जो है वो 10,000 है, R जो है बच्चों 8% है, समय 1 वर्ष का,
ठीक है, तो एक जीरो ज्यादा लग गया भाई। तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100 गुणे 8 कितने आगे बच्चों? 800 रुपए। मतलब द्वितीय वर्ष कितने, मतलब जो पहला वर्ष कंप्लीट होगा, पहले वर्ष 10,000 रुपए थे शुरुआत में, और जैसे ही पहला वर्ष कंप्लीट हुआ तो ए टू क्या होगा बच्चों? 10,000 प्लस में 800। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब दूसरा वर्ष पूर्ण होगा, ठीक है बच्चों, तो मूलधन क्या हो जाएगा बच्चों? मूलधन आपका हो जाएगा 10,000 प्लस 800, 10,800 हो जाएगा। 10,000 क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो ब्याज कितना आएगा? ये हमारा ब्याज पहला ब्याज था, अब ये ब्याज क्या हो गया? दूसरा। एक 108 गुणे 8, 864 रुपए। कितने? 864। तो जो बच्चों आपको A3 मिलने वाला है वो कितना? 10,800 और 864। तो बच्चों आपने क्या देखा? मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे समान रूप से बढ़ना चाहिए था। ये क्या है? आपका A है, और ये क्या हो गया बच्चों? A प्लस डी, यानी 800। और ये कितना होना चाहिए था? A प्लस A3 जो है वो क्या होना चाहिए था? A प्लस 2D होना चाहिए था। मतलब अगर ये 800 बढ़ा है तो ये भी कितना बढ़ना चाहिए था? 800 ही बढ़ना चाहिए था। पर ये कितना बढ़ चुका है? 864। तो ये A प्लस 2D तो संभव है नहीं, ये A प्लस 2D तो क्या हो जाएगा? संभव है नहीं। तो बच्चों ये AP जो है आपकी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये जो AP है आपकी नहीं है। आप क्या लिख सकते हैं कि A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपका 5.1 का पहला क्वेश्चन पूर्ण होता है। यहां तक सभी क्या हो जाएगा? कंप्लीट करें। आगे की क्लास आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड की जाएगी। सभी बच्चे मेहनत से क्या हो जाएगा? पढ़ाई करें और आगे बढ़ें।